हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है वो क्लास है आपका टेस्ट नंबर 28। जी हाँ, इसके पहले हम लोग टोटल 27 हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। जी हाँ, और अगर आप पीछे वाला टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको सभी टेस्ट आपको मिल जाएगा। और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं 75 डीएलएड और बीएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, यहाँ पर 75 प्रश्न हम लोग देखेंगे बीएड से संबंधित और डीएलएड से संबंधित, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। आपको इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। और इस पर आपको पीडीएफ लेने के लिए क्या करना है, तो इसको आपको ये नंबर जो दिख रहा है 7857824310, तो इस नंबर पर आपको 251 रुपये का आपको इस पर पेमेंट करना होगा। जी हाँ, पे फ़ोन या फिर गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है इसी नंबर व्हाट्सएप पर, जहां आपको पीडीएफ, वीडियो और नोट्स इत्यादि सभी चीज़ आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पीछे वाला जितना भी क्लास हुआ है सब मिल जाएगा और आगे वाला भी आपको क्रम से मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो सीटेट की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सीटेट की भी आपकी यहाँ पर क्लास हो रही है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, उसकी भी तैयारी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं भाई बहन मेरे दोस्त, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और डेली आपका क्लास होता है रात में 9 बजे से लाइव क्लास चलती है। ठीक है, तो आपको क्लास को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले बेल आइकन जरूर दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको 9 बजे रात में मिल सके। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। कह रहा है कि समय सारणी को कहा जाता है। जी हाँ, समय सारणी को क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या फिर अध्ययन? तो समय सारणी को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं। सभी लोग अपना अपना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, है ना। लाइव में जो चैट है वहाँ पर चैट आप करते चलिए, अपना अपना जवाब देते चलिए। ठीक है, मैं आप सभी का जवाब नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि समय उसमें इन्वेस्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए आप लोग अपना जवाब देते चले और उसके बाद मैं आपको जवाब तो बता ही देता हूँ, है ना। और दूसरा सवाल चलिए देखते हैं। कह रहा है कि विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो विद्यालय के अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है दंड का साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव, अनियमितताओं की जानकारी या निरीक्षण में सहयोग करना। देखिए, जो अभिलेख होता है ना, तो अभिलेख में क्या होता है दोस्तों कि आवश्यक सूचनाओं का उसमें रखरखाव किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए, सभी लोगों का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका थर्ड नंबर। थर्ड है कि कोठारी कमीशन। जी हाँ, कोठारी कमीशन का नाम सुने होंगे, कोठारी आयोग। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोठारी कमीशन भी दे सकता है, कोठारी आयोग भी दे सकता है। ये 1964-66 में आया था आपका। और इन्होंने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी है? ठीक है, ऑप्शन है आपका प्रतिभाशाली छात्रों को, इंजीनियरों को, अध्यापकों को या फिर शिक्षा अधिकारियों को। तो कोठारी कमीशन ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा जो दी है वो दिया है दोस्तों अध्यापकों को, है ना। किसको? तो अध्यापकों को। कोठारी कमीशन की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 14 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना होती है। और किसकी अध्यक्षता में होती है? तो दौलत सिंह कोठारी, है ना, याद रखिएगा दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में होता है आपका, दौलत सिंह कोठारी, इसी की अध्यक्षता में इस कमीशन की स्थापना होती है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, या बी है सामान्य निर्देशन देना, या सी है कक्षा कक्ष का निरीक्षण करना, या फिर डी है अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण करना। तो 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों? शैक्षिक पर्यवेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सामान्य निर्देशन देना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोगों का जवाब सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 5 नंबर। कह रहा है कि किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? जी हाँ, मौखिक परीक्षा
मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया है? ऑप्शन है हरलॉक, महात्मा गांधी, फ्रॉवेल या फिर सुकरात। तो मौखिक परीक्षा को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है वो सुकरात के द्वारा दिया गया है। सुकरात कौन थे दोस्तों? तो ये यूनान के महान दार्शनिक थे, है ना, याद रखिएगा सुकरात कौन थे? तो यूनान के ये महान दार्शनिक थे आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका 6 नंबर। 6 है कि मिचॉल स्कीवेन ने वर्ष 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, किसने किया था? मिचेल स्कीवेन ने किया था। कब किया था? 1967 में किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भूमिका पर चर्चा करते हुए इसको 2 भाग में बांटा था। एक था संरचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा था योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, ये दोनों प्रकार के 2 भागों में विभाजित किया था आपको भूमिका पर चर्चा करते हुए। देखिए संरचनात्मक मूल्यांकन को एक और नाम से जाना जाता है रचनात्मक, है ना, इसी को रचनात्मक मूल्यांकन भी ऑप्शन में आपको दे सकता है, या फिर योगात्मक मूल्यांकन को कहा जाता है आकलित मूल्यांकन, है ना, आकलित भी इसको मूल्यांकन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको पूछा जा सकता है, रचनात्मक या संरचनात्मक, योगात्मक या आकलित मूल्यांकन। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो मिचॉल स्कीवेन के द्वारा 1967 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ 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 वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। नेक्स्ट है 7 नंबर की मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक काम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन किसका है? जी हाँ, तो ये कथन किसका है? फ्रॉवेल का है या फिर मैरिसन का है, थॉर्नडाइक का है या फिर इनमें से सभी का है? तो ये जो कथन है दोस्तों ये मैरिसन का है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के सोपान है। जी हाँ, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है कि शिक्षण उद्देश्य, बी है सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार, परिवर्तन। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के ये तीनों सोपान है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका 9 नंबर की मापन प्लस मूल्यांकन निर्णयन क्या होता है? ठीक है, मापन प्लस मूल्य निर्णयन बराबर क्या होगा? तो मापन प्लस मूल्य निर्णयन के बराबर होता है दोस्तों मूल्यांकन, है ना, इसका बराबर क्या होता है? मूल्यांकन होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 10। जितने लोग देख रहे हैं चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप ही को फ़ायदा है। 9 बजे डेली लाइव क्लास होता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन दबाने से। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल है कि वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? जी हाँ, वो बाह्य कारक आपको बताना है जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। ऑप्शन है भावना और मनोभाव, बी है संस्कृति और प्रशिक्षण, सी है आपका बालक और का दृष्टिकोण, और डी है लक्ष्य और प्रयोजन। 10 का हो जाएगा दोस्तों संस्कृति और प्रशिक्षण, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला है आपका 11 नंबर की अपराधी बालक होते हैं। जी हाँ, अपराधी बालक आप किसको कह सकते हैं? ऑप्शन है कि जो असामाजिक कार्य करते हैं, बी है कि जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, नहीं इसको हम अपराधी बिल्कुल नहीं कहेंगे। जो कक्षा में प्रथम आते हैं इसको भी आप अपराधी नहीं कह सकते हैं। जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं इसको भी अपराधी नहीं कह सकते हैं। का मेन जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो असामाजिक कार्य करते हैं इसको आप आपराधिक बालक कह सकते हैं। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है। जी हाँ, शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उसमें कौन सा क्या होता है ना, शारीरिक रूप से कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो शारीरिक रूप से ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मिथिया या फिर इनमें से सभी। तो शारीरिक रूप से होता है आपका डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्ग्राफिया में क्या होता है ना कि बच्चे जो होते हैं उसको लिखने में कठिनाई होता है। ठीक है, तो वो शारीरिक रूप से हो गया आपका, है ना, वो तो लिखने में उनको दिक्कत हो रहा है, टाइपिंग करने में दिक्कत हो रहा है, तो वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित है बच्चे, यानी कि शारीरिक रूप से ग्रसित है। अगर पूछता कि डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं जो जिनको गणित में कठिनाई होती है तो वो डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित होते हैं। अगर ऑप्शन में दिया जाए कि डिस्मिथिया से क्या होता है, तो डिस्मिथिया जो होता है दोस्तों ये तनाव महसूस करते हैं बच्चे, है ना, डिस्मिथिया जो ये डिजीज है इसमें जो बच्चे क्या होते हैं तो तनाव महसूस करते हैं। एक और होता है आपका डिसलेक्सिया, है ना, एक होता है और डिसलेक्सिया। तो इसमें जो बच्चे होते हैं ये बच्चे जो पढ़ते हैं तो उल्टा पढ़ लेते हैं, है ना, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे क्या होता है उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप वाज लिखिएगा तो वाज को पढ़ लेगा 100, है ना, SAW पढ़ लेगा आपको, ठीक है, SAW पढ़ लेगा, ठीक है, तो वो उल्टा पढ़ लेता है, तो वो होता है आपका डिसलेक्सिया आपका।
तो ये इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं, बताइए। विशिष्ट बालक, पिछड़ा हुआ बालक या प्रतिभाशाली बालक या मंदबुद्धि बालक या इनमें से सभी। देखिए पिछड़े हुए बालक के अंतर्गत इनमें से सभी आ जाएगा आपका। पिछड़ा बालक भी एक विशिष्ट बालक होता है, प्रतिभाशाली बालक भी एक विशिष्ट होता है, मंदबुद्धि बालक भी एक विशिष्ट होता है। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला है आपका 14 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि उत्तम TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मेथड की विशेषता है। जी हाँ, उत्तम टीचिंग लर्निंग मेथड की क्या विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन है कि बिना लागत का होना चाहिए वो, बी है कि कम लागत का होना चाहिए, सी है बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, और डी है इनमें से सभी। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। उत्तम TLM इसी प्रकार का होना चाहिए। अगला है आपका 15 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि सीखने में सहज संबंध को बताया है। जी हाँ, तो सीखने में सहज संबंध को किसने बताया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पावलोव के द्वारा, अरस्तू के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या फिर कोहलर के द्वारा। तो सहज संबंध को बताया है दोस्तों पावलोव के द्वारा बताया गया। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर प्रश्न की वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु। जी हाँ, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है। अध्यापक को कहा जाता है, विद्यालय को, या फिर प्रशासन को, या फिर बालक को। तो केंद्र बिंदु में जो होता है वो बालक होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, कह रहा है कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है। जी हाँ, छात्र से अगर आप उत्तर निकलवाना चाहते हैं तो इसमें कौन सा चीज़ सहायक है। शिक्षण कौशल सहायक है, बिल्कुल सही है। शिक्षण सूत्र, ये भी आपका सही है। शिक्षण प्रविधियाँ, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका 18 नंबर प्रश्न, कह रहा है 18 नंबर की बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक किसे माना जाता है। जी हाँ, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक किसे माना जाता है। तो 18 का हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। जी हाँ, याद रखिएगा, महात्मा गांधी। देखिए बुनियादी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। और इसकी जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 21 में की गई है ना, अनुच्छेद 21 के ए में की गई है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, बेसिक शिक्षा के मतलब क्या होता है कि यानी कि 7 वर्षों तक, है ना, बच्चों को 7 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, यानी कि बेसिक शिक्षा का कालखंड जो होता है वो 7 वर्ष का होता है आपका। आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर नंबर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रेल लिपि उपयोगी है। जी हाँ, ब्रेल लिपि किस लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन है दृष्टि बाधित के लिए, श्रवण बाधित के लिए, अस्थि बाधित के लिए, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका दृष्टि बाधित, जो जिन बच्चे को दिखाई नहीं देता है उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। जी हाँ, पिछड़े बालक की पहचान हेतु कौन सा परीक्षण है। ऑप्शन है सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, या नैदानिक परीक्षण, या इनमें से सभी। तो 20 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी परीक्षण जो है वो आपको पिछड़े बालक की पहचान के लिए किया जाता है। अगला है आपका 21 नंबर प्रश्न। 21 कह रहा है दोस्तों कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, गार्डन का, वॉलमैन का, या फिर ब्राउन का, या फिर क्रॉनवेल का। तो 21 का क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका वॉलमैन का कथन। ठीक है, आंसर नंबर बी। अगला चलते हैं आपका 22 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। जी हाँ, जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उसकी कैसी समस्या होती है। तो ऑप्शन कह रहा है कि भाषा एवं वाणी की समस्या हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या हो सकती है, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या हो सकती है, तो या फिर इनमें से सभी हो सकती है। तो सभी हो सकती है, जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं ना, ये सभी समस्या उसमें हो सकता है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है कि अस्थि बाधिता के कारण है। जी हाँ, अस्थि बाधिता के क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है आपका जन्मजात भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकता है, या फिर बीमारी भी हो सकता है। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, अस्थि बाधिता के कारण। अगला है 24 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। जी हाँ, वो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गैस करती है, तो आप खुद ब खुद निकाल लीजिएगा।
तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे ग्रीन हाउस गैस प्रभावित होता है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है इससे, और नाइट्रस ऑक्साइड से भी होता है, मीथेन से भी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन ही है, जिसकी प्रतिशत कितना है, तो 78% है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 21% है आपको ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। देखिए वही प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया, कौन सी गैस उत्पन्न करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न करती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्पन्न करती है, मीथेन भी करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 25 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु का प्रभावित करता है। जी हाँ, जलवायु को प्रभावित करता है, वो कौन सा कारक है, वनस्पति, भूमि की ढाल, या फिर मृदा, या फिर इनमें से सभी। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एरिया है, कोई भी क्षेत्र है, जैसे कि ये बिहार है आपको, ठीक है, ये बिहार कहाँ पर ही है, तो ये पूरा मैदानी इलाका है ना। तो आप देखिए बिहार की जो जलवायु है और आप चले जाइए केरल की जलवायु, दोनों में अंतर आपको मिलेगा। केरल में डेली वर्षा लगभग हो जाता है, बिहार में क्या डेली वर्षा होता है, नहीं। केरल में सालों भर गर्मी पड़ता है, क्या बिहार में सालों भर गर्मी पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ा इसमें, देखिए मिट्टी भी हो गया है ना, ढाल हो गया आपका, इनमें से सभी हो गया, समुद्र से दूरी भी हो जाता है, ठीक है, और फिर पहाड़ी इलाका है उससे भी आपको फर्क पड़ता है ना, समुद्री इलाका है उससे भी फर्क पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर, कह रहा है कि वैश्वीकरण है ना, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किस पक्ष को प्रभावित करता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस पक्ष को प्रभावित करता है, सामाजिक पक्ष को, आर्थिक पक्ष को, सांस्कृतिक को, या फिर इनमें से सभी को। तो ये सभी को प्रभावित करेगा, है ना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी को प्रभावित करता है। अगला है कि वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है। जी हाँ, वैश्वीकरण का मेन उद्देश्य क्या होता है, गरीबी उन्मूलन करना, आर्थिक समानता करना, या उदारीकरण करना, या फिर इनमें से सभी करना। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो इनमें से सभी हो जाएगा, इससे गरीबी का भी उन्मूलन होता है, आर्थिक समानता आती है, और उदारीकरण भी होता है, ये सभी हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अगला है आपका कि वैश्वीकरण का बाधक कारक क्या है। जी हाँ, वैश्वीकरण का बाधक कारक क्या है, तो इसमें देखिए बाधक कारक कौन सा हो जाएगा आपका, धार्मिकता, है ना, ये भी आपका बाधक पहुंचा सकता है वैश्वीकरण में, है ना। जनसंख्या वृद्धि, ये भी आपको महत्वपूर्ण फैक्टर है ना, वैश्वीकरण में बाधक लाना। और सांप्रदायिकता, ये भी आपको आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी जो है वो बाधक कारक है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में। कह रहा है कि सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो सब आपको पता है कि सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। जी हाँ, वो हमारी संस्कृत जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सी है, बताइए निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सी है। तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पे नाराज हो, या तुम मुझ पर नाराज हो। तो 31 का जो इसमें सही जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका डी नंबर, यानी कि तुम मुझ पर नाराज हो, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। अगला है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, इसमें और एक शुद्ध वाक्य करना है आपको। कह रहा है कि तुम चलो मेरे को आता है, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो हम आते हैं, तुम चलो मैं आया रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा, तुम चलो मैं आता हूँ, यानी कि ये आपका वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है। जी हाँ, वो कौन सी भाषा है, तो आप किस भाषा में बच्चे को सिखाते हैं ताकि वो आसानी से सीख जाता है, तो उसको मातृभाषा में सिखाइए ना, है कि नहीं, तो उसको मातृभाषा में सिखाइए, बच्चे आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि मातृभाषा। मातृभाषा क्या है दोस्तों, तो हमारी जो मातृभाषा है वो क्या है, हिंदी है ना, हमारी जो मातृभाषा है वो क्या है, तो हिंदी है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है कि बालकों की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं। जी हाँ, तो बालकों की जो प्रथम पाठशाला होता है तो बच्चे कहाँ से सीखते हैं, स्टार्टिंग में कहाँ से सीखते हैं, तो अपने परिवार से ही तो सीखते हैं, बच्चे परिवार से ही ना सीखते हैं। तो प्रथम पाठशाला जो होता है उसके घर होता है, ठीक है, उसका परिवार होता है। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर के, हिंदी का संबंध किस लिपि से है। जी हाँ, तो हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी में लिपि लिखा जाता है, काफ़ी इजी सवाल है ना। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी में। अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाबी भाषा
है ना। पंजाबी भाषा जो है ये किस लिपि में लिखा जाता है, तो पंजाबी भाषा जो लिखा जाता है ये गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा गुरुमुखी लिपि में, है ना, गुरुमुखी में पंजाबी भाषा लिखा जाता है। और अशोक के जितने भी शिलालेख निकले थे वो आपको ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवनागरी। चलिए नेक्स्ट है आपका 37 नंबर। 37 कह रहा है कि हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे करना चाहिए। जी हाँ, हिंदी के आप शिक्षक हैं और शिक्षण कार्य आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सस्वर वाचन करना चाहिए या मौन वाचन करना चाहिए, उपयुक्त दोनों करना चाहिए, क्या कोई नहीं करना चाहिए। तो आप सस्वर वाचन भी करवाइए और मौन वाचन भी करवाइए। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि दोनों करवाना चाहिए। अगला है आपका 37 नंबर, कह रहा है कि पद शिक्षण में आवश्यक है। जी हाँ, तो पद शिक्षण में क्या आवश्यक है, सस्वर वाचन, मौन वाचन, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का हो जाएगा दोस्तों सस्वर वाचन करना चाहिए, ये आवश्यक होता है। अगला है कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो जो प्राथमिक स्तर के बालक हैं उनके शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, सस्वर वाचन आवश्यक है या मौन वाचन या गंभीर वाचन या इनमें से सभी। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे की बात कर रहा है ना, तो प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए सस्वर वाचन होना काफ़ी आवश्यक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। जी हाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, मध्यमान, मध्यांक या प्रसार या फिर बहुलक, कौन सा नहीं है दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक। 40 का हो जाएगा आपका प्रसार, ये नहीं आता है इसके अंतर्गत। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है आपका 41 कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है, किसको, तो किशोरावस्था। और किशोरावस्था की आयु कितनी होती है, तो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक, ठीक है। किशोरावस्था को ही तनाव भरी जीवन भी कहा जाता है ना, तनाव भरा ये समय होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि डी यानी कि तनाव। सर्वोत्तम रूप से इसको व्यक्त किया जाता है तनाव, है ना, जो उस समय ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं बच्चे आपको। 41 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक। जी हाँ, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा, पोषक, लिंग भेद, संस्कृति या फिर तनाव। 42 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका तनाव, है ना। बाल विकास को बनी बालक के विकास को जो प्रभावित करने वाला वो मेन जो फैक्टर है वो तनाव ही है। अगला है कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। जी हाँ, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो स्वतंत्रता की जो आकांक्षा जो प्रबल हो जाती है वो है आपको किशोरावस्था, 12 से 18 साल की उम्र में। शैशवावस्था का क्या होता है, 0 से 6 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था होता है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की उम्र को, और प्रौढ़ावस्था 18 से लेकर के 60 वर्ष तक के उम्र को। नेक्स्ट है आपका कि गीजू भाई की शैक्षणिक पुस्तक का नाम बताना है दोस्तों, ठीक है। गीजू भाई की शैक्षणिक पुस्तक का क्या नाम है। ऑप्शन है शिक्षा और भाषा, शिक्षा और समाज, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा या भाषा शिक्षण। 44 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण गीजू भाई की शैक्षिक पुस्तक का नाम है। अगला है कि प्लेटो ने पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है। जी हाँ, तो प्लेटो के द्वारा पाठ्यक्रम की व्यवस्था किस रूप में की गई है, यानी कि संतुलन रूप में की गई है या संपूर्ण रूप में या फिर सुरुचिपूर्ण में या फिर कोई नहीं। तो 45 का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेटो ने संतुलन रूप में पाठ्यक्रम की व्यवस्था किया है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, कह रहा है कि प्लेटो ने कौन सी शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया है। जी हाँ, तो प्लेटो ने कौन सी शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया है, तो वो है आपको सैनिक शिक्षा, है ना। सैनिक शिक्षा के जगह पे आप जिम्नास्टिक भी आप यहाँ पर ऑप्शन में हो सकता है ना, तो मेन रूप से यहाँ पर आपको जिम्नास्टिक भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जिम्नास्टिक शिक्षा पर ये जोर दिए थे आपको प्लेटो के द्वारा, ठीक है। और नृत्य पर भी ये जोर दिए थे, है ना, नृत्य शिक्षा पर भी ये जोर दिए थे प्लेटो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर इसके अनुसार सी नंबर। नेक्स्ट है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। जी हाँ, तो रूसो जो एक शिक्षाविद हैं, तो इनके जो प्रसिद्ध पुस्तक है मनोविज्ञानी हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 47 का एमिल, है ना, एमिल और ऑन एजुकेशन, एमिल और ऑन एजुकेशन, ठीक है। इनके पुस्तक का नाम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 48 नंबर, कह रहा है कि जॉन डीवी समर्थक था। जॉन डीवी किसका समर्थक था दोस्तों, आदर्शवाद का या प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद या फिर यथार्थवाद। तो जॉन डीवी था आपका किसका, तो वो हो जाएगा आंसर नंबर प्रयोजनवाद का, ठीक है। जॉन डीवी प्रयोजनवाद का समर्थक था आपका, ठीक है। और प्रयोजनवाद को ही एक अन्य नाम है आपका प्रयोगवाद, इसी को कहा जाता है प्रयोगवाद भी,
ठीक है। आदर्शवाद के समर्थक कौन थे बताइए? तो आदर्शवाद के समर्थक थे आपको प्लेटो, आदर्शवाद के समर्थक प्लेटो थे। और प्रकृतिवाद के समर्थक कौन थे? तो प्रकृतिवाद के जो समर्थक थे वो थे रूसो, ठीक है। और एक है यथार्थवाद, तो यथार्थवाद के समर्थक कौन थे? तो कौटिल्य या फिर मैकियावेली, ये थे आपको यथार्थवाद के समर्थक, कौटिल्य या मैकियावेली। अगला है आपका 49 नंबर। 49 प्रश्न कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों में किसका कथन है ना? प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? कथन है कि जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये आपका कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रेम पारिचा का ये कथन है ना, प्रेम पारिचा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका कि बुद्धि लब्धि का सूत्र। जी हाँ, ये सूत्र मैंने कल भी बताया था और एक क्वेश्चन इससे फिक्स है कि आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछ लेगा या फिर आपको मानसिक आयु दे देगा और वास्तविक आयु दे देगा तो बुद्धि लब्धि आपको पूछ लेगा, है ना, या फिर बुद्धि लब्धि दे देगा तो आपको मानसिक आयु पूछ लेगा, वास्तविक आयु दे देगा, है ना। तो कुछ भी आपको उसमें दो चीज़ दे देगा, एक चीज़ आपको पूछ लेगा। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है कल ही बताए थे, ऊपर जो होता है वो होता है मानसिक आयु और नीचे होता है वास्तविक आयु, इसमें 100 से गुना कर दीजिए तो यही होता है आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100, ठीक है। चलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, है ना, इग्नू जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए इग्नू जो है ना, इसकी जो भारत में ये दुनिया की कहा जाता है कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको 1985 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा है और इसका जो हेड क्वार्टर याद रखिएगा नई दिल्ली में इसकी हेड क्वार्टर है, ठीक है, याद रखिएगा हेड क्वार्टर नई दिल्ली। सितंबर 1985 में स्थापना होती है। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने का कार्य करने वाली संस्था है। जी हाँ, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को प्रमाणित करने का कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? यानी कि जो मान्यता देती है अध्यापक शिक्षा संस्थान को, तो वो कौन सी संस्था है ना, ये पूछा गया है। तो उस संस्था का नाम है दोस्तों NCTE, नाम सुने होंगे NCTE, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, है ना। NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो यही जो है मान्यता देता है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना कब होती है? अगर पूछ लिया जाए कि NCTE की स्थापना कब हुई थी तो 1995 में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भी याद रखिएगा मोहम्मद अख्तार सिद्दीकी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा मोहम्मद अख्तार सिद्दीकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 53 नंबर। कह रहा है कि राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई है? जी हाँ, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई है? तो ये किया गया है आपको 1 फरवरी 1964 को, ठीक है। 1 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका 54। अच्छा, और दोस्तों अगर इसका आपको PDF चाहिए, है ना, जो अभी आप क्लास देख रहे हैं, अगर इसका PDF चाहिए तो आपको क्या करना है? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पर 251 रुपये का आप सहयोग कर देना है, पेमेंट कर देना है इस नंबर पर। और पेमेंट करने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे भेज देना है और व्हाट्सएप पर फिर आपको PDF मिल जाएगा, है ना, व्हाट्सएप पर आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। आपको एक ही बार 251 रुपये का सहयोग करना है, पेड करना है। और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो, यानी कि जुलाई में एग्ज़ाम होने की घोषणा हुई है, और तब तक आपको PDF वीडियो नोट्स इत्यादि आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको ये रहा व्हाट्सएप नंबर और ये रहा आपका गूगल पे या फिर फ़ोनपे का नंबर हो गया। तो आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा पेमेंट का और उसके बाद इस नंबर पर भेज दीजिएगा। दोनों नंबर एक ही है ना, अलग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि NCTE का गठन किया गया था। जी हाँ, NCTE का गठन कब किया गया था? तो अभी आपको बताइए कि NCTE का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1995 ईस्वी में, ठीक है, वर्ष 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 55 कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? जी हाँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसमें अगर पढ़ना है तो बच्चों को क्लास 8वीं तक शिक्षा दी जाती है। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो स्थापना होती है वो 2004 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, 2004 में इसकी स्थापना होती है। और इसमें SC ST की जो बच्चे हैं
यानी कि जो छात्रा है उसके लिए इसमें निःशुल्क शिक्षा आपको दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है किंडरगार्टन। देखिए किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति है इसमें बच्चों को खेल खेल विधि में पढ़ाया जाता है ना, खेल पर यह आधारित है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, और ये छोटे बच्चों के लिए है। और ये इसके जन्मदाता कौन है, तो जन्मदाता है आपको फ्रॉबेल। कौन है, तो फ्रॉबेल है इसके जन्मदाता। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मॉन्टेसरी, तो देखिए मॉन्टेसरी जो है, ये मॉन्टेसरी पद्धति है, ये भी बच्चों के लिए ही है, और इसमें 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा ये शुरू किया गया था मॉन्टेसरी पद्धति। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला चलते हैं आपका 57 नंबर। 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है। देखिए शिक्षण सूत्र दिया गया है, 4 गो सूत्र है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये तो आपका गलत है। देखिए अज्ञात से ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है। ठीक है, तो ये उल्टा लिख दिया है, तो ये गलत दिया है। सूक्ष्म से स्थूल नहीं होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ये भी गलत लिख दिया है। मूर्त से अमूर्त, ये आपका बिल्कुल सही है। और अंश से पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण से अंश होता है, तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीनों उल्टा लिख दिया है। सी जो है ये आपका सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला है आपका 58 नंबर। कह रहा है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। जी हाँ, प्रयोग प्रदर्शन विधि का कौन सा गुण है। ऑप्शन है सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर, प्रयोग प्रदर्शन विधि का इनमें से सभी गुण है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 59 कि पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। जी हाँ, पर्यटन सर्वाधिक सहायक किस में है, तो गणित शिक्षण में। अगर पर्यटन आप कीजिएगा, घूमने कहीं जाते हैं, तो उससे गणित आपका सही हो जाएगा, नहीं होगा। संगीत सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। भाषा सही होगा, नहीं होगा। भूगोल शिक्षण में ये सहायक होता है। जी हाँ, अगर आप यहाँ से कहीं घूमने जाते हैं, है ना, मान लीजिए कोई आप नदी घाटी क्षेत्र में घूमने चले गए, या फिर आप कोई झील के किनारे चले गए, समुद्र के किनारे चले गए, तो वो चीज़ आपका भूगोल, उससे आपका काफ़ी विकास हो जाएगा। ठीक है, भूगोल से संबंधित आपका शिक्षण जो है वो काफ़ी विकसित हो जाएगा, सहायक होगा, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्योंकि जो चीज़ को एक बार आप देख लेते हैं ना, वो हमेशा के लिए वो दिमाग में आपका बैठ जाता है। कोई भी मंदिर आप घूमने गए तो मंदिर आपके दिमाग में वो बैठ जाता है कि अच्छा ये मंदिर यहाँ था, ऐसा था, वैसा था, है ना। चलिए, खेल पर आधारित शिक्षण पद्धति कौन सी है। तभी आपको बताए थे कि जो खेल पर आधारित शिक्षण पद्धति है वो है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, है ना, किंडरगार्टन विधि। और इसके जन्मदाता कौन है, तो किंडरगार्टन के जो जन्मदाता है वो फ्रॉबेल है। अभी आपको बता दिए थे, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको 100% है कि आपको छपेगा एग्जाम में, तो छपेगा। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। और वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 61 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। जी हाँ, राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है ना, नहीं पूछ रहा है। तो देश में जातिवाद, असमान आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्ष, या व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। देखिए, देश में जातिवाद अगर होगा तो इसमें तो राष्ट्रीय एकता में बाधक होगा ही। ठीक है, नहीं पूछ रहा था। असामाजिक आर्थिक विकास इससे बाधित होगा, पंथ निरपेक्ष से बाधित नहीं होता। यानी कि हमारे जो देश है ये क्या है, तो धार्मिक निरपेक्ष देश है हमारा, है ना। यहाँ पर सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, इससे कोई भी बाधा नहीं होगा। अगला है आपका 62 नंबर। 62 कह रहा है कि निम्नांकित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है। जी हाँ, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो वैश्वीकरण से तात्पर्य ये है कि विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, है ना, विभिन्न से देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, यानी कि मिलजुल करके क्या करना, आयात करना, निर्यात करना, बिजनेस करना, व्यापार करना, है कि नहीं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर। कह रहा है कि निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है। जी हाँ, सतत विकास का आयाम कौन नहीं है। ऑप्शन है सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित, या फिर सामाजिक। तो सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है, 63 का हो जाएगा दोस्तों असीमित। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है आपका 64। कह रहा है कि सतत विकास क्यों आवश्यक है। जी हाँ, सतत विकास आखिर क्यों आवश्यक है, तो सतत विकास आवश्यक इसलिए है क्योंकि शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण इससे होगा। आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा 64 का। ठीक है, आंसर नंबर ए। अगला है 65 कि सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया था। जी हाँ, सादृश्य के द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया, यूंग ने दिया, पावलो ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, या फिर फ्रॉबेल ने दिया।
65 का क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 66 नंबर। 66 है कि शैक्षणिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है। तो शैक्षणिक नवाचार की आवश्यकताओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, 66 का हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी के द्वारा, यानी कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के द्वारा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार के द्वारा, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए, इनमें से सभी के लिए व्यक्त किया जाता है। अगला है 67 की मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ किया था दोस्तों। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ किया था, सुकरात ने किया था, या फिर ग्लेडाइट्स के द्वारा किया गया था, फ्रॉवेल के द्वारा, या फिर गांधी जी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि ग्लेडाइट्स के द्वारा ये शुरू किया गया था मौखिक परीक्षा। अगला है 68 नंबर की बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। जी हाँ, बचाव जो है निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है। जी हाँ, तो ये जो कथन है वो किसका है, ऑप्शन है नन का, या फिर क्रॉनबैक का, या मर्रे का, या फिर रॉस का। 68 का क्या हो जाएगा आपका, ये जो कथन है वो रॉस का है। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 69 कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। जी हाँ, तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था, स्टीफन एम कोरे ने, स्किनर ने, या फिर रायबर्न ने, या फिर वुड्रो ने। किसने किया था, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे ने, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय, है ना, प्राचीन समय की बात कर रहा है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, वैदिक शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा प्रणाली, या फिर धार्मिक शिक्षा प्रणाली। 70 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था प्राचीन शिक्षा प्रणाली को। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 71 कह रहा है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता है। जी हाँ, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, लिखित विधि, या मौखिक, या फिर लिखित तथा मौखिक दोनों, या फिर कोई नहीं। 71 का हो जाएगा दोस्तों, इसमें मौखिक विधि को अपनाया जाता था। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, है ना, मौखिक विधि को अपनाया जाता था गुरुकुल शिक्षा विधि में। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर, कह रहा है कि प्राचीनकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी। जी हाँ, तो प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी। तो 72 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उस समय स्त्री शिक्षा को समुचित महत्व दिया जाता था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 72 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 73 नंबर। 73 है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बालक के द्वारा शिक्षा प्रारंभ किए जाने पर कौन सा संस्कार किया जाता है। जी हाँ, तो बौद्धकालीन शिक्षा में कह रहा है कि बालक के द्वारा शिक्षा जब प्रारंभ करते हैं बच्चे, तो कौन सा संस्कार किया जाता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। 73 का क्या हो जाएगा आपका, प्रवज्य संस्कार किया जाता है ना, प्रवज्य संस्कार आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका 74 कि वैदिक काल में शिक्षा कितने स्तरों में विभाजित थी। किस काल में, तो वैदिक काल में कितने स्तरों में विभाजित थी आपकी शिक्षा, 2, 4, 6 या फिर 8। 74 का हो जाएगा आपका 2 भागों में विभाजित थी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्धिक कालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन सा था। जी हाँ, बताइए, बौद्धिक कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था, सारनाथ, बोधगया, नालंदा, तक्षशिला, या फिर दिल्ली। दिल्ली तो होगा नहीं। सारनाथ में क्या हुआ था, तो बौद्ध जो बुद्ध भगवान थे वो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, है ना। और बोधगया में क्या हुआ था, तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और नालंदा में क्या हुआ था, तो नालंदा में दोस्तों ये तो आपको बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा के लिए जाना जाता है ना, नालंदा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सी नंबर, नालंदा और तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, जो पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखिएगा। और जो तक्षशिला है ये कहाँ है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, ये वर्तमान में आपका पाकिस्तान में है। और आपका नालंदा तो आपको पता है कि नालंदा जिला में है, आपका बिहार में है ना, इंडिया में है। ठीक है, और जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसको जो बनाया था वो कुमारगुप्त प्रथम ने, लेकिन इसको नष्ट किसने किया था, तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था इसमें दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए 75 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आपको दे दिया गया है नीचे। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, है ना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको इस नंबर पर 251 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। ये जो नंबर दिया गया है 7857824310, आपको एक ही बार 251 रुपये का इसमें सहयोग करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए, यानी कि जुलाई में बोला गया है आपको एग्ज़ाम होने के लिए, है ना, तो जुलाई में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो जुलाई तक ये क्लास चलेगी, अगस्त में होगा तो अगस्त तक क्लास चलेगी। उस समय तक आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स इत्यादि सभी चीज़ मिलता रहेगा। ये बिल्कुल ही फ्री है ना, मात्र 251 का एक सहयोग लिया जा रहा है। पीडीएफ बनाने में जो मेहनत लगता है ना, तो बस इतना ही आपको करना है और सब दिन आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। और पीडीएफ जो भी पेमेंट करेंगे इस नंबर पर, फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर अमेजन पे, जिस माध्यम से भी आप करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे जो सक्सेसफुल होता है, और उसको इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है 7857824310। दोनों नंबर दोस्तों आपका सेम ही है। आप अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर आपको दिया गया है। और इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ज़रूर आप लोग भेजेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे व्हाट्सएप पर, तभी आपको ग्रुप में ऐड जोड़ा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सीटेट में अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो यहाँ भी आप एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन ओपन है, क्लास भी ओपन है, और ये नंबर दिया गया है, इसका भी नंबर वही है ना, इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपको सोशल साइंस का जो फ़ी है वो 501 रुपया मात्र रखा गया है। और यहाँ पर क्या क्या आपको फैसिलिटी है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर बता दिया गया है। आप इस नंबर पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और हिंदी संस्कृत का भी क्लास चल रहा है, तो इसका जो फ़ी है आपका 1000 फ़ी रखा गया है। ठीक है। और दोनों के लिए 1000 है। यहाँ पर आपको हिंदी का पेडागोजी भी पढ़ाया जाएगा और संस्कृत का भी पेडागोजी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। दोनों का मात्र 1000 फ़ी है। अगर एक लेते हैं तो 500 फ़ी आपको देना पड़ेगा, दोनों लेते हैं तो 1000 देना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको वीकली टेस्ट होगा और पीडीएफ भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तो आज का टेस्ट दोस्तों, हम लोग का टेस्ट नंबर 28 आज कंप्लीट होता है, और इसमें हम लोग देखे थे आज 75 बीएड और डीएलएड से संबंधित। अब हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर 9 बजे, और इसीलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए ताकि 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। ठीक है। और आपको इसका जो लिंक है, जो क्लास होता है, इसका भी लिंक आपको हम यूट्यूब जो हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ पर हम दे देते हैं, वहाँ से सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो लोग इस पे 251 रुपया डाले हैं, जो सहयोग किए हैं और स्क्रीनशॉट से दे करके जो जुड़ गए हैं हमारे ग्रुप में, तो वो आराम से यहाँ से क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा सभी क्लास का, जितना क्लास हुआ है अभी तक, और आगे भी आपको मिलता रहेगा। वीडियो मिल जाएगा आपको क्रम से, है ना, सभी वीडियो को आप देख सकते हैं आसानी पूर्वक से, 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार देखने का मन करे आप देख सकते हैं। सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं, और अगले दिन हम फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। आप लोग अच्छे से रहिए और सहयोग करते रहिए, आप लोग क्लास करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।